नमस्कार, मैं दीपक शर्मा, मेरे यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान पर हमला तो कर दिया, लेकिन क्या इस हमले की असली कीमत अब उन्हीं के दोस्त इजराइल को चुकानी पड़ेगी? क्या इजराइल चारों तरफ से एक बड़ी मुसीबत में फंस गया है, जिससे निकलने के रास्ते एक एक करके अब बंद हो रहे हैं? अब ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अमेरिकी हमले के चंद घंटे बाद ईरान ने सबसे बड़ी मिसाइल स्ट्राइक आज इजराइल पर की। इजराइल के एयरपोर्ट, बंदरगाह, वहां के सैनिक ठिकाने, वहां के व्यापारिक प्रतिष्ठान समेत तकरीबन 100 से ज्यादा इमारतें इस मिसाइल अटैक में ढेर हुई हैं और आप कह सकते हैं कि यह पिछले 10-11 दिनों का सबसे बड़ा हमला था। उधर आज शाम ईरान की शूरा काउंसिल ने अमेरिका को, खासकर मिस्टर ट्रंप बिजनेसमैन को सबक सिखाने के लिए जो गल्फ ऑफ ओमान है, जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ है, वो जो समंदर का रास्ता है, उसको रोकने का फैसला लिया है। और अगर ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ यानी ओमान और ईरान के बीच में जो समंदर का रास्ता है, इसको अगर रोक दिया जाएगा तो दुनिया की, जी हाँ, दुनिया की 33% LNG यानी नेचुरल गैस और तकरीबन 25% तेल की सप्लाई रुक जाएगी। और अगर ये 25% तेल पूरी दुनिया का और 33% गैस पूरी दुनिया की, अगर इसकी सप्लाई रुक जाएगी तो मिस्टर ट्रंप के डॉलर का क्या होगा, कल्पना कीजिए। और सिर्फ तेल और गैस का ही सबक मिस्टर ट्रंप को नहीं सिखाया जाएगा, बल्कि मिडिल ईस्ट में जो अमेरिकन बेसेस हैं, मिलिट्री बेसेस हैं, खासकर जॉर्डन में या फिर कतर में, कुवैत में, या फिर आप कह सकते हैं बहरीन और UAE में या सऊदी अरब में, ये जो अमेरिकन मिलिट्री के बेस हैं, जिसकी गिनती 50,000 से लेकर 80,000 से ज़्यादा बताई जा रही, इन अमेरिकन बेसिस पर जहाँ फाइटर जेट्स खड़े हैं, जहाँ पर जवान हैं हथियारबंद, उस पर भी निशाना साधा है, मिसाइलें तैयार कर ली हैं। और ईरान की डिफेंस का ये कहना है कि ये जो अमेरिकन बेस हैं, इसके कोऑर्डिनेट्स यानी इसके GPS लोकेशन हमारे कंप्यूटर में है। इधर ईरान के जो सर्वोच्च नेता हैं अली खामेनी, जो सुप्रीम कमांडर हैं उनकी आर्मी और फोर्स के, उनका ये कहना है कि अमेरिका ने धोखा देकर हमला उन पर किया है। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप फ्रांस, ब्रिटेन और जर्मनी के ज़रिए बातचीत कर रहे थे ईरान से, स्विट्ज़रलैंड के शहर जेनेवा में, और दूसरी तरफ B-2 बॉम्बर्स, अमेरिका के जो B-2 बॉम्बर्स हैं, उनकी जो एयरफोर्स है, वो उनके न्यूक्लियर साइट्स पर बमबाजी कर रही थी। यानी एक तरह का ये छल है। और इसी बीच आज टर्की के इस्तांबुल में ईरान के फॉरेन मिनिस्टर, विदेश मंत्री अब्बास अगारची ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि अमेरिका ने नाजायज़ हमला किया है और अब ईरान इसका बदला लेकर रहेगा। सुनिए ज़रा अगारची साहब को सुनिए। This is not the case right now. My country has been under attack, under aggression, and we have to respond based on our legitimate right of self-defense. और दोस्तों, जो सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि ट्रंप ने जिस तरह से अचानक हमला बोला ईरान पर, और 3 न्यूक्लियर साइट्स पर B-2 स्टेल्थ बॉम्बर से भारी बम बरसाए जिन साइट्स पर, और जिन्हें तबाह करने की बात की है, उन साइट से कुछ दिन पहले, बल्कि 48 घंटे पहले, जो मीडिया रिपोर्ट्स आ रही, 48 घंटे पहले वहाँ से एनरिच यूरेनियम शिफ्ट कर दिया था दूसरे लोकेशन में। यानी जिन साइट्स पर बमबारी की, वहाँ पर एनरिच यूरेनियम नहीं था। सबसे बड़ी बात ये। तो सवाल इस बात का है, क्या एक फॉर्मेलिटी थी, औपचारिकता थी? क्या ये कोई छल था, या फिर इजराइल लॉबी, जिन्होंने चुनाव लड़वाया, जिन्होंने फंडिंग करी ट्रंप की, सिर्फ उसको खुश करने के लिए, दिल रखने के लिए ये अटैक किया गया, जिसमें कुछ हासिल नहीं हुआ अमेरिका को? तो क्या ट्रंप का ये छल था? ये छल ना सिर्फ ईरान के साथ था, बल्कि कहीं ना कहीं इजराइल के साथ था, क्योंकि इजराइल को, मैंने पहले भी कहा, अब कीमत चुकानी पड़ेगी इस युद्ध की, जिस तरह से ताबड़तोड़ पलटवार ईरान ने किया है आज इजराइल में। अब दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम में जो 2 इंपॉर्टेंट सवाल उभर कर सामने आते हैं, वो ये है कि क्या डोनाल्ड ट्रंप का ये जो दांव था अटैक करना ईरान पर, क्या ये दांव उल्टा पड़ता जा रहा है और इस दांव में फंसता जा रहा है इजराइल?
और जो दूसरा सवाल है, क्या ईरान अब हमले तेज करेगा जैसा आज उसने करके दिखाया, और क्या ईरान अब अमेरिकन बेसिस पर भी हमला करेगा? और अगर ये हमला होता है तो अमेरिका रिटेलिएट करेगा, अमेरिका दूसरी स्ट्राइक करेगा, और अगर अमेरिका दूसरी स्ट्राइक करता है तो क्या फिर रूस और चाइना, इनकी पोजीशन क्या होगी? वैसे पुतिन से और अगार्ची जो विदेश मंत्री हैं, इनकी बातचीत सोमवार से शुरू हो रही है। देखना यह है कि क्या ये जो युद्ध है ये महायुद्ध की तरफ बढ़ रहा है, और अगर ऐसा होता है तो क्या फिर अमेरिका और उसके मित्र देश और ईरान और रूस और चीन, क्या ये भी मैदान में उतरेंगे? बड़ा सवाल है। और इसलिए आज मैंने फिर से एक बार काज़मी साहब को बुलाया है। काज़मी साहब एक ऐसे पत्रकार हैं जो पिछले 30-35 वर्षों से ईरान पर नज़र रखते हैं। तकरीबन 30-35 बार वो खुद ईरान गए हैं, वहाँ की मिलिट्री लीडरशिप से बात करी है, वहाँ के न्यूक्लियर साइंटिस्ट से बात करी है, वहाँ के पत्रकारों को जानते हैं। और यही नहीं, चाहे वो गज़ा हो या सऊदी अरब हो या ओमान हो या कतर हो, पूरा जो मिडिल ईस्ट है उसको पिछले 30-35 वर्षों से कवर कर रहे हैं। मुझे लगता है कि उनको सुनना चाहिए। आपको इस तस्वीर का दूसरा रूप भी पता चलेगा काज़मी साहब को। काज़मी साहब, मेरा जो सवाल है वो ये है कि ट्रंप साहब ने ये जो कार्रवाई की है, बम गिराए हैं ईरान के न्यूक्लियर साइट्स पर, बहुत दिन से वो आप कह सकते हैं टारगेट किए थे इसको। उन्होंने चाल तो अपनी चल दी, लेकिन जिस तरह से ईरान ने रिटेलिएट किया है, इजराइल में जो हम तबाही का मंजर आज सुबह से देख रहे हैं, और ये भी खबरें आ रही हैं कि जो अमेरिका के बेसिस हैं, चाहे वो जॉर्डन में हो, कुवैत में हो, बहरीन में हो, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में हो, दुबई अबू धाबी में हो, उन सब पर अब ईरान टारगेट करने जा रहा है और इस जंग को लंबी खींचना चाहता है। क्या ऐसा तो नहीं है कि ट्रंप का ये दांव कहीं उल्टा ना पड़ जाए, लेने के देने ना पड़ जाए? साहब, यकीनी तौर पर ये सारा दांव उल्टा पड़ता हुआ नजर आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि ट्रंप खुद इजराइल को फंसाते जा रहे हैं, इजराइल के खिलाफ इजराइल को खुद फंसाते जा रहे हैं। ऐसा लग रहा है इनके कदम से। ये ऐसा लगता है कि पहले नहीं सोचते, जैसे ही होता है नतीजा बिल्कुल उल्टा आता है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि आज ही ईरान ने 2 नए मिसाइल इस्तेमाल किए, फज्र एफ और उसके बाद खैबर शिकन नाम की मिसाइल, और वो बहुत ही तबाही मचाए हुए है इजराइल के अंदर। और बेन गुरियन एयरपोर्ट अभी तक बाहर मार रहे थे, वो सिर्फ सिंबॉलिकल, लेकिन अब एयरपोर्ट के अंदर भी पहुंच गए। टारगेट्स न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर और बहुत बड़ी अहम इंस्टीट्यूशंस उन्होंने टारगेट किए हैं। तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि खुद इजराइल को इन्होंने फंसा दिया। लगता इन्हें यह है जब कदम बढ़ाते हैं कि शायद सामने वाले सारे बेवकूफ हैं, इनके पास इतनी भी इंटेलिजेंस नहीं थी कि वहां से एनरिच यूरेनियम हटा दिया गया है। ये इतने बड़े ये मैं आपसे सवाल करने ही जा रहा था काज़मी साहब, क्योंकि जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, मैं कई रिपोर्ट्स देख रहा था, खलीज टाइम्स हो, गल्फ न्यूज हो, या ईरान के अखबार हो, या फिर वो मिडिल ईस्ट के बाकी कंट्रीज के अखबार हो, कुछ अरेबिक में थे जिनको आप ट्रांसलेट करके पढ़ सकते हैं। उन अखबारों में ये जानकारी थी कि 2 दिन पहले, बल्कि मैं कहूं 48 घंटे से 24 घंटे पहले, जो न्यूक्लियर साइट्स थी वहां से यूरेनियम ईरान ने शिफ्ट कर दिया था, जो रेडियो एक्टिव हो सकता। तो जब यूरेनियम वहां से हटा लिया गया, जो मटेरियल है वहां से शिफ्ट कर दिया, ट्रांसफर कर दिया, तो फिर इस हमले का मतलब क्या है? अगर आप मेरे गोला बारूद पर आप अगर हमला कर रहे हो और मैं गोला बारूद वहां से शिफ्ट कर दूं, तो सिर्फ वेयरहाउस पर हमला करके क्या मिलेगा? ये मुझे समझ नहीं आ रहा है। ये देखिए, इनके पास इंटेलिजेंस की कमी, हालांकि आपने देखा कि पिछले कुछ दिनों में ईरान के अंदर बहुत से मोसाद के एजेंट पकड़े गए हैं, बहुत सी जगहों पर छापे मारे जा रहे हैं, काफी लोग पकड़े गए हैं। अब ऐसा लगता है कि उनकी ह्यूमन जो स्पाइंग है वो बहुत ही कमजोर है, और तकरीबन इसी तरह की हालत यमन में है। वहां भी उनके पास ह्यूमन स्पाइंग के लिए कोई खुफिया काम करने वाले लोग नहीं है। तो ये एक ऐसा नया सिलसिला शुरू हुआ है कि अब तक इजराइल लेजिटिमेट टारगेट बना था जब इजराइल ने हमला किया, अब अमेरिका भी लेजिटिमेट टारगेट बन गया है। अब ईरान के मीडिया में ये बात खुल करके कही जा रही है, बाकायदा नक्शे दिखाए जा रहे हैं। आज प्रेस टीवी ने वो नक्शे दिखाए जहां जहां अमेरिका के बेसिस हैं, और वो ये कह रहे हैं कि आज के बाद अमेरिकी सिटीजन्स
अमेरिकी फौजी इस इलाके में जहां भी हैं वो हमारे लेजिटिमेट टारगेट हो जाएंगे। तो फायदे में कौन रहा, नुकसान में कौन रहा? ईरान को पूरा मौका दे दिया गया कि वो अमेरिका के खिलाफ भी भरपूर कार्रवाई करें और इजराइल के खिलाफ भी। किसको क्या मिला, ये बहुत अहम सवाल है। कादमी साहब, जो इंपॉर्टेंट सवाल है वो ये है, मैं बीबीसी और सीएनएन देख रहा था, वेस्टर्न मीडिया कह रही है कि ईरान के पास अब गोला बारूद की कमी है, मिसाइल्स की कमी है, उनके पास बम और असलहे की कमी है, क्योंकि पिछले 7-8 दिन में इजराइल ने सीआईए की मदद से जो मिलिट्री ठिकाने उन पर स्ट्राइक किया। तो क्या वाकई अब ईरान इस युद्ध को आगे नहीं खींच पाएगा? देखिए, अगर बीबीसी और सीएनएन देखेंगे तो कभी सही खबर तक नहीं पहुंचेंगे। सीएनएन और बीबीसी तो ये भी कह रहे हैं कि आयतुल्लाह खामेनेई बंकर में चले गए, और ये भी कह रहे हैं कि मरियम रजवी जो है कह रही है कि आयतुल्लाह खामेनेई को इस्तीफा दे देना चाहिए। उसे यही मालूम नहीं है कि ये कोई पोस्ट ऐसी नहीं है कि कहीं उसके लिए कहीं इलेक्शन होता हो। बहरहाल, अब मैं ये कहना चाहता हूं कि ईरान एक बड़ा मुल्क है, उसने अब से पहले बहुत से हथियार दिखाए हैं, बहुत से हथियारों का इशारा दिया है, और जिस तेजी से वो नए नए हथियार लगातार हर दिन तकरीबन लेकर के आ रहा है, उससे उसका असलहा भंडार भरपूर नजर आ रहा है। अब आज ही एक IRGC, ये जो रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर है, उनकी तरफ से एक बयान बाकायदा दिया गया है। उसमें कहा गया कि हमें पूरी तरह से सटीक मालूमात है, इजराइल के पास एयर डिफेंस सिस्टम्स कितने हैं, उनका स्टॉक हमें पूरी तरह से मालूम है। अब हम उनको टारगेट करेंगे, और अभी तक कई ऐसे एयर डिफेंस सिस्टम्स को टारगेट किया है। ऐसी भी वीडियो शायद आपने देखी हो कि आसमान में इनका जाकर के उसे रोकता है, उससे टकराने के बावजूद वो फिर भी अपने टारगेट पर मार रहा है। मिसाइल जा रही है। उनके पास टेक्नोलॉजी जो है वो इनसे कहीं ज्यादा है। जितना स्पीड है उसकी, जो उनके मिसाइल्स हैं, उनका ये मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं। अब ये वहां जी कतई मिसाइल मुकाबला नहीं कर पा रहे, ना इनकी कैपेसिटी है। जो 2 दिन पहले रिपोर्टें दी थी वॉशिंगटन पोस्ट ने और वॉल स्ट्रीट जर्नल ने, वो भी हमें याद रखनी चाहिए, जिसमें साफ कहा गया था कि सप्लाईज बहुत कम है इजराइल के पास मिसाइल डिफेंस सिस्टम की, और उनकी भरपाई जरूरत के मुताबिक अमेरिका भी नहीं कर पाएगा। ये भी अमेरिका के मीडिया में आ रहा है, उस पर भी नजर रखना बहुत जरूरी है। एक और आपसे चीज जानना चाहेंगे, पिछले कुछ दिनों में मैंने देखा, 3-4 दिनों में, पहले ईरान जो है वहां का जो सबसे बड़ा इंटेलिजेंस का मोसाद का हेडक्वार्टर है, वहां पर बमबारी होती है, फिर रक्षा मंत्रालय की इमारतों पर बमबारी होती है, फिर वित्त मंत्रालय, फाइनेंस मंत्रालय, वहां पर अटैक होता है, फिर स्टॉक एक्सचेंज पर होता है, फिर माइक्रोसॉफ्ट पर होता है, फिर एक आध और बिल्डिंग पे होता है। उसके बाद आज एयरपोर्ट पर स्ट्राइक हुआ। एयरपोर्ट जो है इजराइल का सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, उस पर स्ट्राइक हो रही है, उनके बंदरगाह पे स्ट्राइक हो रही है। और मैं ये भी देख रहा हूं कि स्ट्राइक होते होते जो न्यूक्लियर साइट है इजराइल में, जहां पर परमाणु हथियार हैं, जहां पर परमाणु रिएक्टर है, वहां पर भी कल मिसाइल छोड़ी थी, वहां से 20 किलोमीटर दूर। तो क्या अगला निशाना अब ईरान का इजराइल का परमाणु प्रोग्राम है, न्यूक्लियर प्रोग्राम है? ऐसा हो सकता है? आपके पास क्या खबर आ रही है तेहरान से? देखिए, ईरान की बेसिक पॉलिसी अभी तक ये रही है कि आम लोगों को ना मारा जाए। अभी तक भी वो आम लोगों पर, बाजारों पर, ऐसी जगहों पर, कॉलेज या इस किस्म की जो जगह होती हैं जहां ज्यादा लोग होते हैं, उन जगहों पर वो हमले अभी तक भी नहीं कर रहे हैं। लेकिन आगे आने वाले वक्त में अगर जरूरत पड़ी, और अब तो उनके न्यूक्लियर पर हमला हो चुका, टिट फॉर टैट के उसूल पर वो चल रहे हैं। आपने हमारे यहाँ इस किस्म के हमले किए, हम भी जवाबी हमले कर रहे हैं। तो अब वो न्यूक्लियर पर यकीनी तौर पर करेंगे, कर सकते हैं। और